हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है? ओके, ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना, क्लास स्टार्ट हो गई है। कोई भी, तनु या वर्षा, मैसेज डाल दो ग्रुप पे, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे क्या? डाटा को समझने के लिए हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे, और एमपी के जो क्रॉप्स थे उसको भी हमने उन पैटर्न्स में समझने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली एमपी में चल क्या रहा है। ओके, अगर प्रोडक्शन कम है, ज्यादा है, यील्ड कम है, ज्यादा है, या इसी से हमने एक कुछ इन्फॉर्मेशन ड्राइव करने की कोशिश करी थी कि अगर एमपी की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो रीजन क्या है, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो रीजन क्या है। तो हमने ये देखा, एक मेजर रीजन क्या रहा था, प्रोडक्टिविटी इशू आ रहा था, राइट? कि यील्ड हमारी बहुत कम हो रही है क्रॉप्स की। और आगे आगे बहुत सारी क्रॉप्स हम देख रहे थे, उसमें हम ये देख चुके हैं। हमने वीट देखा, कल आप नहीं आई थी, तो वीट, राइस और मेज, ज्वार बाजरा, ये 4-5 बड़े बड़े क्रॉप्स हमने देखे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप रह जाता है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में आज हम देखेंगे, और देखेंगे कि एक्चुअली में सोयाबीन के साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा डाटा से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और देखो क्या है ना, अब
इसका अगर आप रिलेशन देखो, सोयाबीन का मैं बताता हूँ आपको, अगर इंडिया किससे अगर आप रिलेट कर रहे हो तो एक मेजर जनरल ट्रेंड आपको ये देखने मिलता है। ये दो तीन चीजें ना आप याद रखना, इस स्लाइड में नहीं मिलेंगी, ये आपके लिए मैं एडिशनल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो एडिशनल नॉलेज मिलना चाहिए ना, जो स्लाइड में नहीं है। तो दो तीन चीजें आप ये याद रखना, सोयाबीन या अगर आप एक क्रॉप को एज अ होलिस्टिक क्रॉप देखो तो इश्यूज में अगर आप जाओगे ना कि इश्यू क्या आ रहा है, तो दो तीन इशू जो आपको इसमें नहीं डाले हैं मैंने, पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोडक्टिविटी इशू लिखना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का इशू है, ये मैंने काफी डिटेल में कल भी हमने चर्चा की थी। हर क्रॉप में हमने देखा था कि बहुत इरेगुलर प्रोडक्टिविटी है, किसी डिस्ट्रिक्ट में एकदम से बहुत अच्छी यील्ड है और उसके बाद पता चला ड्रास्टिकली यील्ड रिड्यूस हो गई, बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर ही ये हो रहा है। इवन मतलब जरूरी नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश को अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भी डिवाइड कर दिया ना, जरूरी नहीं है कि मालवा के हर रीजन में प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकता है किसी रीजन में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही है और किसी में बहुत कम प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो इरेगुलर प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आपको लिखना है कि एमपी इकोनॉमी, एमपी एग्रीकल्चर के साथ इशू क्या है, तो प्रोडक्टिविटी इशू। और इसमें आप ये डाटा दे देना कि जो इंडिया में जो एवरेज यील्ड है क्रॉप की, इंडिया में जो एवरेज यील्ड है क्रॉप की, एवरेज यील्ड मतलब कि टोटल प्रोडक्शन अपॉन जितने हेक्टेयर में उसको बोया है, जितना प्रोडक्शन हुआ और जितने हेक्टेयर में उसको बोया है आपने, ओके, वो बहुत कम है। वो इंडिया का जो एवरेज है उसका 50% जो है, 50% जो है एवरेज यील्ड, इंडिया की 50% यील्ड है एमपी की। मतलब अगर इंडिया में एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में फॉर एग्जांपल 20 टन गेहूं निकल रहा है, तो एमपी में वो 10 ही टन निकल रहा होगा, इसका मतलब ये है। तो ये कि एवरेज प्रॉब्लम है। अब क्या है, इसका लेटेस्ट डाटा मुझे मिला था 2005 में, एक सर्वे करा था एक ने, एनएसएसओ के सर्वे से डाटा उठाया था। बट अब तो ये 5 का डाटा आपको लगेगा इतना पुराना डाटा है, बट ये देखो अभी हमने आगे का ट्रेंड जो देखा, लेटेस्ट का ट्रेंड, उस ट्रेंड में भी यही समझ में आया, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है प्रोडक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो दिक्कत आ रही है ना, वो इसी टाइप की दिक्कत है कि 50% के आसपास ही एवरेज यील्ड अभी भी हमारी। तो खींचतान के आप 50, 40 से 50, अगर आप श्योर नहीं हो, जैसे 50% में भी अगर आपको लग रहा है कि यार इतना लिखना है कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ धड़ल्ले से लिखो, बट आप ये कर सकते हो तो इस पे 40 से 50 कर दो, आप सही है। बिकॉज नो बडी इज डूइंग सर्वे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डाटा की कमी है यहाँ पर, आपको एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है कि एक जहां पर आप कोई किसी ने एनालिसिस करके दे दिया हो कि यार ये पूरा आपको एमपी के एग्रीकल्चर के साथ जो दिक्कत आ रही है पूरा एनालिसिस है, पकड़ो मजे करो। क्योंकि एनालिसिस को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा सर्विस से, डाटा से, वो कहां से आएगा। तो यहाँ पर एक ये है, आप इस पर लिख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी इशू सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी इशू है, ठीक है। आगे चल के आपको बताऊंगा मैं, एक लैंड होल्डिंग का इशू है। क्योंकि देखो इरेगुलरिटी ये हो रही है कि इतनी बड़ी साइज है एमपी की और इतना ज्यादा नेट शोन एरिया है, ठीक है। उसके अलावा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है ये, बट उसके बाद भी प्रोडक्शन उतना नहीं है, फार्मर्स की इनकम उतनी नहीं है। अगर आप ओवरऑल फार्मर की इनकम बात करोगे तो नीचे से नंबर लगता है एमपी का, इंडिया में ऊपर से नंबर नहीं आता भाई। वरना तो प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो पंजाब और हरियाणा के जो रिच फार्मर्स हैं ऐसी एमपी के होने चाहिए थे। तो इसीलिए तो एक तो यील्ड बहुत कम है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, लैंड होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग्स में एक पैटर्न, इसका डाटा मैं आगे चल के आपको दूंगा, लैंड होल्डिंग का पैटर्न, कि जो स्मॉल स्मॉल और मीडियम फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल और मीडियम फार्मर्स हैं, इनके पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है एमपी में। मोर देन 87% से ज्यादा लैंड इनके पास है। अब जब इनके पास इतना ज्यादा लैंड है तो इनके पास क्या सीरियसली कंस्ट्रेंट है फाइनेंसेस का, ठीक है। फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं मिलेंगे, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा लैंड है। तो इसके कारण इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पाती, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इनकी इनपुट कॉस्ट इतनी हाई रहती है, इनपुट कॉस्ट इतनी हाई रहती है कि इनको ज्यादा बच ही नहीं पाता। अगर क्योंकि आपको जो लेबर फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ में काम कर रहा है, वो लेबर 5 एकड़ तक में भी काम कर लेगा, तो पैसे उतने ही देने पड़ेंगे आपको उसके लिए। बट अभी तो 1 एकड़ में ही काम कर रहा है वो, छोटे छोटे फार्म है क्योंकि, तो यहां से आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका मार्जिन कम हो रहा है ना। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। अब इन इन दोनों इशू को हम और डाइसेक्ट करेंगे आगे चल के कि भाई प्रोडक्टिविटी में भी कैसे प्रोडक्टिविटी इशू है, तो इसमें क्यों क्यों है प्रोडक्टिव इशू हो क्यों रहा है एमपी में, ठीक है। ये सब चीजें इसमें नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रोडक्टिविटी इशू क्यों हो रहा है। जैसे सोयाबीन का केस, कोई भी केस हो, तो आप उसमें प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी का इशू है उसके इश्यूज में आपको ये लिखना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी इशू के बहुत सारे कारण हैं। पहला नंबर 1 कारण ये है कि जो सीड्स हैं वो आउटडेटेड सीड्स हम यूज कर रहे हैं। मतलब कि
आउटडेटेड मतलब कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, उसका यूज हम कम करते हैं, और फार्म ग्रोन सीड्स का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं। जो हम अपने फार्म पे, किसान क्या करता है, फार्म पे सीड बचा लेता है, ठीक है, और उसको दोबारा बुआई में डालता है। इसके कारण ये हो रहा है ना कि एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद वो एनवायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस आ रहा है उनमें, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से वो सीड नहीं आ पा रहे हैं, या वो पेस्ट को इतना जल्दी, फॉर एग्जांपल यूरिया फर्टिलाइजर का ये सब जो यूज हो रहा है, तो उसके कारण वो पेस्ट रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं सीड, एक के बाद एक अगली जनरेशन में, बिकॉज इट इज अ जेनेटिकल ट्रेट। तो उससे रेजिस्टेंट आता जा रहा है उनको, तो अब वो क्या हो रहा है, तुरंत बीमारियां पकड़ ले रहे हैं, जो वो जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो उससे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, तो बीमारियां तुरंत पकड़ ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आउटडेटेड सीड के कारण आपका प्रोडक्शन काफी कम हो रहा है। दूसरा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज बहुत कम हो रहा है एमपी में, इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट। अब क्या है ना, इसको मैं डाटा से सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एग्जैक्ट डाटा। तो अब यहां पर एक लिमिटेशन हो जाती है। बट ये आप मान के चलो ये चीजें सही है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो ये हो रहा है। आप में से भी अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी यूज कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे पर ये जागरूकता बढ़ रही है तो लोग जा रहे हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज कम हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, तीसरी चीज क्या है, इन्फ्लेशन बहुत, क्या एमएसपी के कारण जैसे प्रोडक्शन बहुत, सोयाबीन के साथ प्रोडक्शन में इशू आया, जैसे सोयाबीन के पर्टिकुलर केस में आप ये पॉइंट लिखना है एडिशनल, कि सोयाबीन के साथ प्रोडक्टिविटी का इशू आया, कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई इन सब चीजों के कारण, कि देखो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आ रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है, ऊपर से क्या है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी कम हो रहा है, आउटडेटेड सीड्स यूज करने के कारण भी आपका प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन कम हुआ, एमएसपी बहुत हाई थी, तो किसान के पास क्या हुआ, स्ट्रेस में था, किसान बहुत स्ट्रेस में था क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हुआ, तो उसको जो सीड बचाता था अगले सीजन के लिए, कुछ पूरा थोड़ी बेचता है किसान अपना माल, थोड़े से जो बीज है वो बचा लेता है अगले सीजन में बोने के लिए। तो अभी किसान क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बेच दे रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हुआ है, तो कुछ तो कॉस्ट निकले उसकी, तो उसने पूरा का पूरा सीड्स बेच दिया, मतलब पूरा का पूरा जो गेहूं अनाज या सोयाबीन आया आपने मार्केट में बेच दिया, क्योंकि एमएसपी आपको थोड़ा हाई मिल गया। बट अब नेक्स्ट सीजन में आपको दिक्कत ये आई कि सीड्स बहुत महंगे हो गए, अब उस सीड्स को खरीदने के लिए किसान के पास पैसा नहीं आ पा रहा, हाई यील्डिंग वैरायटी, और झक मार के फिर वो आउटडेटेड सीड्स लेने जाता है, तो उसके कारण प्रोडक्शन नहीं आता है, तो एक साइकिल टाइप में फंस गया है सोयाबीन एमपी में। तो गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है कि चलो आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दो सोयाबीन के, तो बहुत कम किसान यूज कर पा रहे, क्यों, क्योंकि वो मार्जिनल, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, फाइनेंसिस का एक्यूट शॉर्टेज है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रीजन हो गए क्या, प्रोडक्टिविटी लो होने के। और क्या है, इरिगेशन एरिया को आप सपोर्ट कर सकते हो यहां से, कि जो नेट इरिगेशन एरिया है, नेट इरिगेशन एरिया और नेट नेट इरिगेशन एरिया में से आप मेजरली डिवोट कर रहे हो किसको, वीट को, है ना। उसके अलावा अदर क्रॉप्स के लिए जो नेट इरिगेशन एरिया है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, मतलब प्रॉपर इरिगेशन अदर जो आपको क्रॉप्स लेनी है उसमें अवेलेबल नहीं है। एक ये इशू, ये थोड़ा नीचे लिखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इश्यूज ज्यादा है। हाँ, तो सैलिनिटी बढ़ रही है, बट ये सब चीजें महाराष्ट्र, ये सब चीजें पंजाब में ज्यादा है, जैसे सैलिनिटी बढ़ना, सैलिनिटी पंजाब और हरियाणा के लिए इशू है, एमपी के लिए अभी उतना इशू नहीं है। हाँ, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड यही है, एमपी में क्या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रही है, यही सारी मेथड, कि भाई आप आउटडेटेड सीड्स का यूज कर रहे हो। दूसरा, आप अलग अलग जैसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जिनसे आप यील्ड बढ़ा सकते हो, वो आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, फार्म मैकेनाइजेशन भी लो है, कि आपके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके लिए वो आप यूज नहीं कर रहे हो। तो एक ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आप डालना यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप लिख लो इसको, एडिशनल पॉइंट, ये दो तीन पॉइंट है जो आपको स्लाइड में नहीं है, और इसको आपको अभी नहीं, मैं अभी एग्रीकल्चरल इशू पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के, उसमें ये एडजस्ट करना, ठीक है। ये इसको सपोर्ट करना इन पॉइंट्स को, अभी आगे चल के हम अलग अलग पढ़ेंगे सीड्स के साथ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, सीड इनपुट हो गया, उसके अलावा आपका फर्टिलाइजर के साथ क्या दिक्कत आ रही है, ओके, फार्म मैकेनाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही है, फाइनेंसिस में क्या दिक्कत आ रही है, उस डाटा को आपको यहां से क्लब करना है, इसको ये आप क्लब करके लिखना, मैं बताते जाऊंगा कहाँ लिख लो इसको। अभी ये हो गया, अब आ जाओ सोयाबीन का, अब हम देख लेते हैं, सोयाबीन में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही हमको फिर से देखना है, अब इसमें भी एक ट्रेंड बस देखना है सोयाबीन का भी हमें। पल्सेस हमने देख लिया था, आई थिंक पल्सेस नहीं देखा था, पल्सेस से स्टार्ट करना था, राइट।
देखो पल्सेस में भी देखो मैंने तुअर का इसलिए डाला है बिकॉज तुअर इज एन इंपॉर्टेंट पल्स ऑफ एमपी। तो अगर एज इट इज आपको पल्सेस में होलिस्टिकली पूछेंगे कि आप होलिस्टिकली आंसर, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है पल्सेस पे तो आपको टोटल पल्सेस के बारे में बात करनी है एमपी में, और टोटल पल्सेस के इस साल का जो प्रोडक्शन है उसमें ऑल ओवर इंडिया सेकंड पोजीशन है एमपी की। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा, अगर थोड़ा और डाइसेक्ट करना पड़ा, बाई चांस अगर तुअर पे पूछे होगा, तुअर और ग्राम दे आर टू इंपॉर्टेंट पल्सेस ऑफ एमपी। तो तुअर के बारे में अगर आपको पूछा तो तुअर का ये है लेटेस्ट डाटा कि व्हाट अबाउट तुअर कल्टीवेशन इन एमपी। तो खरीफ क्रॉप है एक ये। अब कौन से मेजर ग्रोइंग एरियाज है तुअर के? तो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर भी आप ये देखो प्रोडक्टिविटी। तो ये तीन हो गए तुअर को लेके, इसको आप लिख लो, मतलब स्लाइड रहेगी, आप ये याद करना। तो मेरा मेजर एरिया कौन सा है तुअर दाल के लिए? भी छिंदवाड़ा वाले एरिया में मेजर प्रोड्यूसिंग मेनली प्रोड्यूस हो रही है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुअर पढ़ लिया तो ग्राम पे आ जाओ, चना दाल। ठीक है, चना दाल क्या है? अभी खरीफ थी तुअर दाल, चना यूजुअली राबी क्रॉप है ये। ठीक है, तो अभी जो सीजन है ना, इस सीजन में अभी चना दाल भी लगाई, मतलब 50% एरिया तो जो राबी क्रॉप है उसमें 50% एरिया तो व्हीट ऑक्यूपाई कर ले रहा है, नेट इरीगेटेड एरिया। ठीक है, बट उसके अलावा फिर जो अदर राबी क्रॉप से अब हम वो लगाते हैं, मस्टर्ड वगैरह हो गई, ये हो गई, ग्राम। ग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 लाख हेक्टेयर है टोटल। तो आउट ऑफ 150 lakh hectare net irrigated area, 19 lakh is devoted to this crop, gram। ठीक है, चना दाल। ओके, प्रोडक्शन 30 लाख टन। प्रोडक्शन फिर वही, ज्यादा कुछ नहीं है प्रोडक्शन इसका भी। एरिया क्या है मेजर ग्राम ग्रोइंग एरियाज? तो ये हो गए आपके सागर, दमोह, नरसिंहपुर। ठीक है, बेसिकली ये सागर, दमोह और विदिशा बहुत डोमिनेंट एरिया है चने दाल के प्रोडक्शन के लिए। आप देखो एरिया 172,000 हेक्टेयर में 179,000 टन प्रोडक्शन है, 162 में 173। और विदिशा का थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली। आप ये देखो 162,000 हेक्टेयर में 1.62 लाख हेक्टेयर में 200,000 या 2 लाख टन, ये है प्रोडक्शन वाइज। तो ओवरऑल आप ये देखो पल्सेस के केस में प्रोडक्टिविटी कम है, तो आप ये देख रहे हैं इनके एमएसपी हाई है क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इनपुट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है इनकी। ठीक है, तो एमएसपी आपको टुवर्ड्स द अपवर्ड रेंज मिलेगा। ये जैसे कि गेहूं के केस में 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए पर टन है एमएसपी, पर क्विंटल, नॉट टन, पर क्विंटल। तो 2,000 के आसपास। तो इनका आप मान के चलो 10,000 के आसपास होगा, 8-10,000 के आसपास होगा एमएसपी। ठीक है, अब ऑयल सीड्स की अगर आप बात करोगे तो ऑयल सीड्स में फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड एमपी का सोयाबीन। तो ऑयल सीड्स का एक जनरल डाटा ये देखो, वी आर सेकंड इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स अंडर द लेटेस्ट सर्वे। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में बात करी गई है, जो अभी आया है 31 जनवरी को। उसमें बोला कि वी आर सेकंड इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है, लेटेस्ट डाटा यही है हमारे पास 20-21 का। लैंड अंडर कल्टीवेशन, दिस इज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा। ये 20-21 का जो भी डाटा आपको स्लाइड में मिल रहा है ना, आप समझ जाना है मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से निकाला है। तो आपको लिखना है, अगर देखो याद रहता है तो लिख देना, क्योंकि लिखोगे तो एक एडिशनल इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं लिख रहा हो तो कोई बात नहीं, बट अगर लिखोगे तो एक एडिशनल पॉइंट ये है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है डाटा की, अगर आप सोर्स लिख दो तो। 82 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो आप ये देखो एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया आउट ऑफ 150 लाख हेक्टेयर, 158 लाख, 82 लाख हेक्टेयर में हम ये ऑयल सीड्स को ग्रो कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना था? अब ये देखो इतने बड़े एरियाज में प्रोडक्शन क्या आया, 63 लाख टन। मतलब एक हेक्टेयर में 10 टन भी नहीं हो रहा है, यही मतलब हो गया 8-9 टन के आसपास। तो मेन ऑयल सीड्स कौन से हैं? दो मेन ऑयल सीड है एमपी के, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। ओके, एक एक करके दोनों को देखेंगे अब थोड़ा सा। तो वही है, इट इज द हाईएस्ट यील्डिंग क्रॉप ऑफ एमपी वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज द हाईएस्ट। तो इसको वॉज लिख दोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। इट वाज द हाईएस्ट यील्डिंग। अब मैंने इट इज पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास डाटा मिला नहीं, तो मैंने इट इज करके छोड़ दिया। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अब ये पास्ट की बात हो गई है कि हाईएस्ट यील्डिंग, क्योंकि अब ऐसी कुछ खास यील्ड आ नहीं रही है सोयाबीन में इस समय। ओके, खरीफ क्रॉप है ये सभी को पता होगा। ठीक है, once upon a time it was a major kharif crop of MP, once upon a time। okay, in 22-21 59 53.9 और 54 lakh ton of soybean is produced in MP, सिर्फ 54 lakh ton। you see, wheat हमारा 181 lakh ton प्रोडक्शन था wheat का, याद है लास्ट ईयर हमारा। और सोयाबीन
ठीक है, वीट की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट यू सी द सिचुएशन ऑफ सोयाबीन दोगुनी है, करीब करीब ऑल ओवर, मतलब लिटरली आई थिंक दोगुनी हो गई होगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन भी देखो, उत्तर प्रदेश में एमपी से आई थिंक डबल है प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में भी डबल के आसपास होगा, इन दोनों की, हरियाणा पंजाब, यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। हाँ, तो एमपी को तो बहुत फायदा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी आई है एमपी तक भी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, अभी थोड़ा सा बताऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी, ये फिर प्रॉपर आप उसमें ज्योग्राफी में पढ़ोगे ग्रीन रेवोल्यूशन। बट इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से इतना काम कर रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटी जो ग्रीन रेवोल्यूशन से आई, वो इधर वाले स्टेट में आई, ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा से जो लगे हुए आपके राज्य झारखंड, यहाँ पर आसाम, आसाम, यहाँ पर बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी आई है, क्योंकि यहाँ तक ग्रीन रेवोल्यूशन के सीट्स नहीं पहुंच पाए। मेनली वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। वेस्ट इंडिया मतलब पंजाब हरियाणा, तो तभी ऑडी वॉडी चल रही है बढ़िया से, ठीक है, और थोड़ा बहुत एमपी छत्तीसगढ़। तो ये डाटा है आपके लिए, 2021-22 में एमपी रैंक सेकंड इन सोयाबीन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 21-22 में। अभी ये बात इकोनॉमिक सर्वे में बोली थी वाली बात। अब दिस इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एंड सदर्न एरिया ऑफ एमपी। सेंट्रल सदर्न एरिया मेजर स्टेट क्या, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास, धार, हरदा, सागर एंड नागदा। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़। अब आप ये देखो वेयर इट वॉज प्रोड्यूस्ड हाइएस्ट, ये तीन एरियाज है, उज्जैन, राजगढ़ और सागर। यहां पर भी आप ये देखो, यू सी द डिफरेंस, 4.5 लाख हेक्टेयर्स में 3.25 लाख टन, 3.3 लाख हेक्टेयर में 1.72, और 314 में 152। तो फिर भी उज्जैन का रिस्पेक्टेबल है प्रोडक्टिविटी, बट यहां तो 5 टन भी नहीं निकल रहा है पर हेक्टेयर। सी 5 टन, मतलब एक, आप ये मान के चलो, एक हेक्टेयर बोने में आई थिंक करीब करीब 70-80 किलो सोयाबीन लग जाता है एक हेक्टेयर में बोने में, और उसके एवरेज में आपको 5 बोरे के आसपास ही प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। ये टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पे, तो क्या कॉस्ट निकल रही होगी आप सोचो इस समय। ये लेटेस्ट डाटा है, ये अभी का है, 2020-21 का डाटा है आपका। तो कंडीशन इसके बाद और खराब हो ही रही है। अगर मैं बता रहा हूँ इस साल का अगर कोई डाटा ले आएगा ना, इस साल ये स्थिति रही है। एक्चुअली मेरे यहाँ भी फार्मिंग होती है, तो इस चीज को मैं ये समझो कि मेरे घर में भी जैसे फार्म वगैरह है, तो वहां पर भी, और मैं, एक मेजर रीजन हो गया सागर रायसेन का जो एरिया है, तो वहां पर भी ये स्थिति है कि आप जैसे ये प्रोडक्टिविटी आपको लग रहा है पर हेक्टेयर अगर 5 बोरा भी आ रहा है, तो पर एकड़ आपके 2 बोरे के आसपास निकल रहा है। 2 बोरे भी मैंने ज्यादा बोल दिया। तो 2 बोरे की कीमत कितनी हो रही है, 20,000 रुपए का ही बिकेगा, और मैक्सिमम बिकेगा तो मैक्सिमम 20,000 रुपए का, और आपकी इनपुट कॉस्ट उससे ज्यादा आ जा रही है, और ये तो यील्ड हो रही है। अदरवाइज तो मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने इस बार का लाइव एग्जांपल ये रहा सोयाबीन का कि करीबन 30-35 एकड़ में जैसे हमारे यहाँ लगाया सोयाबीन, आप ये यकीन नहीं मानोगे, 35 एकड़ में जो यील्ड आई है, 35 एकड़ तो हेक्टेयर कितना हो, हेक्टेयर छोड़ दो, एकड़ की अगर बात करें, 35 एकड़ में 17-18 बोरे, मतलब कि 17-18 टन भी नहीं निकला, 17-18 क्विंटल निकला है, तो 1.8 टन या 2 टन भी बराबर नहीं निकला है। तो ये स्थिति है इस समय सोयाबीन की। तो इसलिए आप ये देखो, देयर इज अ फार्म डिस्ट्रेस, यस देयर इज अ फार्म डिस्ट्रेस राइट नाउ। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जीडीपी का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट येट वी आर लैगिंग। अब ये आगे आपका क्वेश्चन, ये देखो, इसके लिए ही हम तैयार हो रहे थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको आगे भी, जैसे 2019-18 में लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछा आपको कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेजर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, और 19 में ये भी पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सोयाबीन, इस टाइप से। तो एक थोड़ा समझ में आया आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सोयाबीन में 2-3 पॉइंट तो मैंने अभी आपको दिए हैं, अब आगे के जो हम क्लासेस करने वाले हैं उसमें फिर से हम इसी सिस्टम में क्या है, ये है सिस्टमिक इश्यूज है आपके एग्रीकल्चर में, ये सिस्टमिक इश्यूज है, मतलब सिस्टम की खराबियां हैं जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। एक है सिस्टमिक इश्यूज और एक होते हैं नॉन सिस्टमिक इश्यूज, ठीक है। नॉन सिस्टमिक इश्यूज टाइप के हो जाएंगे आपके, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में किसी का बस नहीं है, क्लाइमेट चेंज को आप क्या करोगे, बट सिस्टमिक इश्यूज जैसे जो आप एड्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप
अच्छे सीड प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आप दे सकते हो, पेस्ट और बेटर क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड आप प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप क्रेडिट दे सकते हो, फार्मर को क्रेडिट सुविधा अच्छी कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के जो इश्यूज है वो सिस्टमिक फार्म मैकेनाइजेशन कर सकते हो आप, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा सकते हो इस टाइप से, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस टाइप से आप चीजों को यूज करा सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसान विज्ञान केंद्र है, उनका यूज करके आप जो वो किसान है उनको आप मॉडर्नाइज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं। और देखो ये सारी चीजें धीरे धीरे चल रही हैं, मतलब क्या है, अभी भी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गवर्नमेंट इसमें काफी ध्यान दे रही है। अभी हम आगे स्कीम्स पढ़ेंगे, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट कर रही है फार्मर्स को कि दे टेक अप द फार्म मॉडर्नाइजेशन। हो रही हैं, देखो क्या है, एक बात याद रखना है, जैसे खुशबू ने पूछा कि प्रॉब्लम जैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट बहुत लेकर आ रही है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ये कहना गलत होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, वही जैसे अपन ह्यूमैनिटीज की अगर बात करें, इन लाइफ में भी आप याद रखो, नथिंग इज व्हाइट, नथिंग इज ब्लैक, सफेद और काला कुछ नहीं है, सब बीच का एरिया है। अब जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है बट जो एक्सपेक्टेड लेवल था वैसी नहीं हो रही है, राइट। तो धीरे धीरे एक लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, these problems, these systemic issues are very complex issues running from generation to generation. We are facing these issues way back to centuries. तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो इसका ना एक झटके में इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, इतने कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज आ रहे हैं, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे या दो चार लाइन में आप अगर इसके आंसर देने की कोशिश करोगे ना, तो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप सिर्फ एक एंगल पे कन्फ्रंट नहीं कर सकते, इतनी ये इतने हर डायमेंशन में ये प्रॉब्लम उलझी हुई है। आप कोई भी डायमेंशन ले लो, इकोनॉमी, फाइनेंस, पॉलिटी, सोशल, जितने जो भी डायमेंशन आएगा हर डायमेंशन में ये इश्यूज आ रहे हैं। अब इसको अगर आप किसी एक डायमेंशन को एड्रेस करके आप सोचो कि इश्यू सॉल्व हो जाएगा, कि सिंपल आंसर देके दो लाइन का आप सोचो कि इश्यू सॉल्व हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, उलझ रही है। अभी यही हो रहा है, लोग बाग ने बीच में ये कोशिश करी कि एक एक करके मतलब सिर्फ एक एक इशू को एड्रेस करने की कोशिश करी, होलिस्टिकली किसी भी चीज को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी गई थी बीच में। तो इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो गई। तो अभी हमारा नजरिया ये होना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटीज की, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, इनको ना सबसे पहली चीज तो हमें ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, इसका वन लाइन सॉल्यूशन देने की सोचना भी नहीं चाहिए कि आप सोचो कि वन टू लाइन सॉल्यूशन में आप खत्म कर दो चीजों को, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो अभी तक ये सॉल्व हो गई होती। बट इसके उल्टा ये प्रॉब्लम और क्रिएट कर देती है, कॉम्प्लेक्स उस प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। तो यहाँ पर तरीका ये है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखो, एक होलिस्टिकली आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक्चुअली प्रॉब्लम समझने की पहले कोशिश करो। अगर वो पूरे एंगल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, तो फिर आप एक एक करके हर एंगल पे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपको मैं स्कीम्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी आप देखना, हर एंगल पे गवर्नमेंट अब कोशिश करती है कि हर एंगल पे अपन उसको सॉल्व करें। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके कारण टाइम लगेगा, 500, 1000, 2000 साल पुरानी दिक्कतें हैं, क्या आप सोचोगे 2 साल में सॉल्व हो जाएंगी? 5 साल में, 10 साल में सॉल्व हो जाएंगी क्या? धीरे धीरे होंगी सॉल्व। तो धीरे धीरे आप ये सोचो, वो वी आर ग्रोइंग। अभी जैसे इरिगेशन वाली प्रॉब्लम थी पहले, तो देखो इरिगेशन का एरिया बढ़ गया, नेट शोन एरिया भी काफी कुछ बढ़ गया, बल्कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया और वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एमपी में आ गई है। तो धीरे धीरे वी आर एड्रेसिंग दीज इश्यूज। तो ये कहना एकदम सही नहीं रहेगा कि कुछ भी दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है, ये भी कहना गलत हो जाएगा कि सब कुछ सॉल्व हो गया। वी आर समवेयर बिटवीन, और हम एक पेस से जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि उस पेस को और बढ़ा दे, तो हमको भी यही करना है कि उस स्पेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है क्लास, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, या कोई भी इश्यूज को ऐसे एड्रेस करा जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स जो आप अब योजना पढ़ोगे ना, तो उनको इसी के अंदर डालने की कोशिश करना। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इन हेडिंग्स में स्कीम्स को पढ़ाऊं, आगे चल के भी आप जो स्कीम्स पढ़ोगे, तो अब आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे पढ़ेंगे उसमें क्या दिक्कत है, कोई भी इंडस्ट्रीज में क्या दिक्कत आ रही है, तो फिर उस स्कीम को आप उसके अंदर डाल पाओगे कि भाई एड्रेस करने के लिए ये वाला इशू उठा लिया अपन ने। जैसे किसान विज्ञान केंद्र खोले हैं, हाँ किसान विज्ञान केंद्र भी क्यों, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ लिटरेसी, तो किसान विज्ञान केंद्र आपने खोले। एक साइंटिफिकली आपको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, तो फिर आपने ये इस तरीके से ये स्टेप उठाया। तो धीरे धीरे हम इसी तरीके से ही आगे बढ़ने वाले हैं क्लास में भी। चलो
तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को लिखना है, ठीक है, और यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट सोयाबीन। अब एक कॉटन हो गया, कॉटन एमपी में उतना ज्यादा होता नहीं है। कॉटन एक शुगर केन हो गया, ठीक है, और रेपसीड और मस्टर्ड भी आई थिंक मैंने डाला है। शुगर केन हो गया, ये नहीं डाला। चलो रेपसीड और मस्टर्ड अमन सर ही पढ़ाएंगे आपको, एज इट इज उससे कुछ क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। हाँ ये देखो कॉटन का ये दिया है, और डिस्प्रपोर्शनेटली देखो खरगोन का, इस समय खरगोन बॉस है। पहले खंडवा खंडवा आप लोग ऊपर पढ़ते थे, बट करंट में खरगोन इज द बॉस। और ये आप डिस्पैरिटी भी देख लो, फिर खंडवा और फिर बड़वानी। तो खंडवा में यील्ड बहुत अच्छी है, खरगोन में भी यील्ड बहुत अच्छी है, बट खरगोन से अच्छी यील्ड या खरगोन के आसपास की, खरगोन से अच्छी यील्ड है खंडवा में, बट उसके अलावा तो फिर बहुत कम है। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ जो क्रॉप्स अब यहाँ छूट रहे हैं ना, वो आपको प्रॉपर ज्योग्राफी में ही पढ़ने हैं यहाँ पर, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टॉपिक। जो मेजर क्रॉप है वही मैंने आपको दिखाए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो प्रीलिम्स और मेंस के जो मुझे लग रहे थे वो यहाँ पर डालने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आ जाओ कॉटन पे। कॉटन इज द मेजर कमर्शियल क्रॉप ऑफ एमपी, कॉटन वाज द मेजर कमर्शियल क्रॉप ऑफ एमपी, अदरवाइज कमर्शियल क्रॉप तो सोयाबीन ही है। ओके, सोयाबीन और शुगर केन। तो एक ये भी एक कैश क्रॉप है, आप इसको कैश क्रॉप बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट अ कैश क्रॉप, ठीक है। अभी जैसे मेडिसिनल प्लांट वगैरह की भी खेती धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, ये सब आपको अमन सर ही पढ़ाएंगे थोड़ा और डिटेल में कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट एमपी में स्टार्ट हो गए हैं। हॉर्टिकल्चर की भी ज्यादातर डिटेल आपको ज्योग्राफी लेक्चर में अमन सर ही पढ़ाने वाले हैं। मैं उनके इश्यूज को पढ़ाने वाला हूँ आपको, इश्यूज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में आपसे इश्यूज पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में आपसे एज इट इज जो उसका फैक्चुअल वाला पार्ट है वो पूछ रहा है ज्योग्राफी में आपसे। तो यहाँ अपन एमपी को वो इकोनॉमी के एंगल से ही देखेंगे, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर और उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री वाले में भी हम जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज है उस पर हम एड्रेस करेंगे उन चीजों को, ओके। तो अब ये मत बोलने लगना कि सर आपने 4-6 क्रॉप इसमें छोड़ दिए हैं, वेट करना, पेशेंस रखना। अमन सर आई थिंक अभी पहुंचे नहीं है क्रॉप्स तक, ज्योग्राफी पहुंच गई है क्या एमपी? नहीं आई ना, वो धीरे धीरे आएंगे इस पे। खरीफ क्रॉप है ये कॉटन, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ निमार रीजन, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो कि 20-21 पे टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन 5.8 लाख हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन वाज 13.3 लाख बेल्स। बेल्स में देखो क्या है, कॉटन के आप बेल्स निकालते हो, कॉटन का एक पौधा आता है, उस पौधे को आप तोड़ के बेल्स बनाते हो, और एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कॉटन को अगर आपको मेजर करना है ना प्रोडक्शन, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट बेल्स है। ये जो बेल्स आप अब इसमें जावेद सर फोटो डालना भूल गए, आप लोग सर्च करना बेल्स की फोटो, आपको समझ में आ जाएगा। इससे आप यार्न बनाते हो, और वो यार्न आप फिर इंडिया के साथ, पता है एक और दिक्कत क्या है, एमपी के साथ भी एक और दिक्कत ही है। एमपी क्या करता है, ये जो बेल्स रहती है ना, ये बेल्स को एज इट इज हम एक्सपोर्ट करते हैं या इससे यार्न बना के हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये लोग बहुत सस्ते बिकते हैं। बट अगर इससे आप धागा बना दोगे ना, तो ये बहुत महंगा बिकेगा। तो हमारे साथ एक दिक्कत ये कि एक्सपोर्ट में भी हम ना, यहाँ पर वही फॉरवर्ड लिंकेजेस की कमी है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब अगर इस कॉटन टेक्सटाइल, इस कॉटन इंडस्ट्री में को अगर आपने जोड़ दिया कोई बड़े बड़े कॉटन जैसे टेक्सटाइल, आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनाने की कोशिश कर रही है, आगे हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर भी बना रही है एमपी में। उस टेक्सटाइल क्लस्टर का फायदा ये होगा कि अब ये जो कॉटन के बेल्स आ रहे हैं, ये डायरेक्टली एज अ रॉ मटेरियल यूज होंगे, उनको रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, और अब इससे हम धागा बनाएंगे, उससे हम कपड़े बनाएंगे, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो वैल्यू एडिशन हुआ ना, वैल्यू एडिशन होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो आपका जीडीपी इंप्रूव होगा, दूसरा वैल्यू एडिशन हुआ तो प्राइस डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हो जाएगी। भाई जैसे ये जैकेट है, ये शर्ट है, इसका प्राइस कितना है भाई, ये बेल पता चला 1-2 रुपए की आ रही होगी, तो ये शर्ट पता चला 500 रुपए की है। कितना बेहतरीन, मतलब आप ये देखो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो कितना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा अगर आप इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाने की कोशिश करोगे, या इसको आप आगे इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करोगे। तो अभी भी कोशिश यही चल रही है गवर्नमेंट की कि अपन को ना, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, तो आप ये देखो अभी हम देवास का एग्रीकल्चर हब पढ़ेंगे, इंदौर के आसपास के रीजन में एग्रीकल्चरल क्लस्टर बना रहे हैं हम, ठीक है। वहां कोशिश यही है कि ये फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड कराए। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि एक स्टेप आगे की लिंक दी जाए किसको, किसी भी प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर से जोड़ना, टर्सरी सेक्टर से जोड़ना, ये हो गया आपका फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब रॉ मटेरियल्स को। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जैसे देवास सेवास में भी आपको जो हब बन रहे हैं, वहां पर अपन यही कर रहे हैं कि ये जो गेहूं आ रहा, वीट आ रहा, इससे फिर आप कोई एंड प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करो,
ठीक है। और बैकवर्ड लिंकेजेस में अपन क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस में क्या हो रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बिल लेकर आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे फार्मर्स, जिसका बहुत विरोध हुआ था। जो थ्री थ्री किसान बिल्स आए थे उनका बहुत विरोध हुआ था ना, तो वहां पर गवर्नमेंट का जो सोच थी वो बहुत नोबल थी। आई थिंक उसका विरोध करना गलत था। इन माई पर्सनल ओपिनियन गवर्नमेंट शुड हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट बिल। इससे किसान को आगे चल के बहुत फायदा होता। आप ये सोचो जैसे बैकवर्ड लिंकेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। थोड़ा स्टैट्यूटरी नहीं है। हाँ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं बता रहा हूँ देखो। हाँ ये वाला वैलिड रीजन है। खुशबू ने बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगा और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन चालू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, ठीक है। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा हट रहा हूँ, ऑफ टॉपिक ये चीज आ रही है, बट ओवरऑल ये आपको आंसर राइटिंग में ही मदद करेगी। अगर आप बैकवर्ड लिंकेज मतलब होता है जो फार्म है आपका, फार्म को आप, ठीक है, उसको आप ना मार्केट से लिंक करने की कोशिश करो ताकि आप फार्मर को सिक्योरिटी दो थोड़ी सी। मतलब कि आप अच्छे सीड प्रोवाइड कराओ। जो सिस्टमिक इश्यूज एग्रीकल्चर में आ रहे हैं सीड्स और इनपुट को लेके, उन इनपुट को आप दूर करो। वो बैकवर्ड लिंकेज हो गया कि ऐसी इंडस्ट्रीज से लिंक कर दिया जो हाई यील्डिंग प्रोवाइड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बैंक वगैरह से इनको लोन वोन दिलवा दिया। ठीक है। और आपने क्या करा इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि एक पहले से फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई अगर मैं सोयाबीन बो रहा हूँ, अब मुझे रेडीमेड, मुझे ये पता होना चाहिए सोयाबीन तो चलो ठीक है, मैंने अश्वगंध बोई। अब जैसे अश्वगंध एक मेडिसिनल प्लांट है, आपको ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट ज्यादा आने वाली है उसमें, सीड भी महंगा आएगा, आपको लॉट लॉट ऑफ केयर देनी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज होंगे। अब आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो और आपको श्योरिटी नहीं है कि आगे चल के कोई खरीदेगा कि नहीं, तो अगर मैं जैसे कंपनी हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, और मैं भी अगर सोच रहा हूँ कि यार मैं ना अश्वगंध से एक बढ़िया सी दवाई बना के मार्केट में बेचूं, मैं एक इंडस्ट्री खोलना चाह रहा हूँ। अब मेरे को ये भरोसा नहीं है कि मुझे रॉ मटेरियल आज तो मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फार्मर जो है, फार्मर को भी नहीं पता कि यार मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा कि नहीं। बट अगर हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, चलो मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे अश्वगंध देना इतने रुपए के रेट पे, ठीक है, और मैं आपसे ले लूंगा। किसान को फायदा इसमें ये होगा कि भाई उसका भी श्योर शॉट हो गया कि जितनी भी फसल आने वाली है उसकी, उसका प्राइस आपको मिल जाएगा पहले से। मतलब उसका प्राइस अब आपको पता हो गया इतने हिसाब से तो मेरी बिकने वाली है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो अब वो इकोनॉमिकली सिक्योर हुआ कि नहीं। और मेरे पास मेरी सिक्योरिटी इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट की सिक्योरिटी इसमें है कि उसको श्योर शॉट ऑफ फसल मिलेगी, और उसके मतलब दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई एक ऐसी रकम पे मिलेगी जो किसान को भी फायदेमंद है और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदेमंद है, दोनों के बीच की रकम पे मिल जाएगी उसको। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बैकवर्ड लिंकेज हो गया ना, कि आगे आके इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फार्मर से, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ रही है। ठीक है। अब आप ये मान के चलो, अब आपको लग रहा है कि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा इसमें, बट अब हम ना वो कम्युनिस्ट एरा में और वो 1950s की एरा में नहीं रह रहे हैं कि जहां एक, नहीं क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, नहीं देखो मैं, सुनो, खुशबू ने बोला कि आगे चल के अगर कंपनी मुकर गई खरीदने से, देखो क्या होगा, ये सब चीजें अगर अपन करेंगे, एक बात मानते हो आपकी फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके वो ग्रो करेंगे। आपको लगता है कोई पंजाब के फार्मर्स के साथ ये गेम खेल पाएगा, हरियाणा के फार्मर्स के साथ ये गेम खेल पाएगा जो आप बोल रही हो कि कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाए इजीली? वहां के फार्मर्स से कोई क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों? बिकॉज वो पैसे वाले हैं, उनको फायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, नाउ दे बिकम समवॉट रिच। यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज फार्मर को, जब उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जब फाइनेंशियल इनको इस टाइप से बहुत सारी चीजें होंगी इससे, ठीक है, एक शोर शॉट जब सिक्योरिटी मिलेगी उनको, तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के धीरे धीरे उनकी इनकम इंप्रूव होगी। अब क्या होगा, जब इनकम इंप्रूव होगी ना, तो वो अपनी शर्तों पे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये मत सोचो कि फार्मर हमेशा यहाँ विक्टिम होने वाला है। भाई कंपटीशन कितना बढ़ रहा है इकोनॉमी में, इनोवेटिवनेस अब कितनी बढ़ रही है। ऐसा है, आप ये देखो, ई नाम से आपने लिंक कर दिया, ठीक है, आपको ना मार्केट इंडिया का इतना बड़ा है कि खरीदार मिल ही जाएंगे फार्मर्स को धीरे धीरे करके। तो आप ये भूल जाओ कि अब कोई फार्मर का एक्सप्लॉइट कर पाएगा। एक तो पहली बात वो खुद एम्पावरमेंट आप दे रहे हो, दूसरा लॉस काय के लिए है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रही हैं, अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं या अपनी मोनोपोली करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट सबसे पहले उनको अंदर कर देगी पकड़ के।
तो अब कोई मनमानी नहीं कर पाएगा कि इस टाइप से कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आगे चल के इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि शेयर मार्केट में कॉल और पुट ऑप्शन वगैरह आते हैं कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट आप जैसे किसान हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे से कि इतने रुपए किलो में मेरे को बेचोगे, फसल कम हुई, मंडी में प्राइस बढ़ रहे हैं, यहां पर अब बीच में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज आएंगे। वो क्या करेंगे, हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस दे देंगे कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इतने रुपए में मुझे बेचो, ठीक है, और मुझे वो खरीदना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बेचना चाहो तो मत बेचो, वो फिर आप किसी और को बेच लो, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी मुझे बेचने की, पर मेरे पास ऑब्लिगेशन है खरीदने की। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट यहाँ ये समझो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर इन्होंने इंश्योर कर दिया, तो अब अगर मुझे जैसे आपसे मेरे को लेना है, आपने अगर मुझे नहीं बेचा, तो जो मेरा नुकसान हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके बीच में आप बस उसको प्रीमियम दोगे और मैं प्रीमियम दूंगा। और अगर मुझे नहीं खरीदना है और आपको बेचना है, तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बीच का जो नुकसान है, इस जो वॉलेटाइल कंडीशन आती है, जब प्राइस एकदम से बढ़ गए, या इंडस्ट्रियलिस्ट मैं हूं, इतनी ज्यादा फसल हो गई टमाटर खरीदने से, जैसे मुझे आपसे अब टमाटर की मट्टी के भाव आ रहे हैं, तो मैं आपसे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 100 रुपए किलो खरीदने का, मार्केट में अब पता चला 10 रुपए किलो ही मिल जाएंगे, मुझे इतनी फसल आई, तो मैं आपसे क्यों खरीदूंगा। तो यहां पर आप इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज आके, इंश्योरेंस कंपनीज आके उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी कि भाई अब जो नुकसान नफा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी फिर। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में चलता है कॉल और पुट ऑप्शन, ये आपको यहां पर भी लागू कर दोगे आप धीरे से। भाई इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो होती है, एडवांस्ड इकोनॉमी में ये होता है। क्यों होंगी भाई, ये भी बंद नहीं होंगी सब, ये आप एवेन्यूज बढ़ा रहे हो इनकम के, फार्मर्स को आप एम्पावर, यही तो है। टेक्निकलिटी आप ला के यहाँ पर एक्चुअली हेल्प ही कर रहे हो सबकी, दोनों को सिक्योर कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी खराब नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव बाय गवर्नमेंट। इस तरीके से आपको क्या होगा, फार्मर्स मंडी में भी बेच पाएंगे, गवर्नमेंट अपनी एमएसपी एमएसपी नोटिफाई करना गवर्नमेंट की मजबूरी, आपको क्या लग रहा, स्टेटूचरी हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। टेक्निकलिटी में आप यू कैन नॉट चैलेंज गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेटूचरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल भी है ना, और अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन आंसर इन कोर्ट, दे हैड वेरी गुड लॉयर्स। बट गवर्नमेंट को इंडिया एंड किसको जवाब देना है, जनता को। तो आपको लग रहा है ये एमएसपी जैसा जो इतना सेंसिटिव इशू है, इंडिया एक अभी भी एक फार्मिंग एक मेजर एक्टिविटी है इंडिया की, तो गवर्नमेंट यहाँ गेम खेल पाएगी। तो ये अनबाइज्ड फियर थे, आई थिंक दीज आर अनबाइज्ड फियर, आगे चल के इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बैकवर्ड टाइप का लिंकेज हो गया, ठीक है, समझ आया। इंश्योरेंस कंपनी को इससे ये फायदा होगा कि भाई हर बार थोड़ी है कि कोई इंश्योरेंस ब्रीच करेगा, मैक्सिमम टाइम तो अपन लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो फार्मर और किसान के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप लोग लोगे चाहे ले लो, एक दे देना वहां पे भी दे दो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी जो रहेंगी, उनको प्रीमियम में बहुत पैसा खाएंगी वो, क्योंकि मेजरली तो क्या अंदर कोई नहीं है, देखो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। वो एक ऑफ इवेंट कोई ऐसा आ जाता है, जैसे कोविड आ गया तो उनका दिवाला निकल गया क्योंकि एकदम सब बीमार पड़ गए, तो क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कैलकुलेट करती है वो इस टाइप से करती है, भाई कितने फार्म ब्रीच होने वाले हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, इस टाइप से। तो ओवरऑल तो वो मैनेज कर ले जाएंगे इस सिचुएशन को। बीच का जो कमीशन रहेगा, जो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता, देखो मैं बता रहा हूँ, यूजुअली सब चाहते हैं कि हमारे वो रहे, क्या नाम है, एक सिक्योरिटी मिले, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो 2-5 रुपए का मुंह कोई नहीं देखता, 10-20 रुपए का कि वहां ज्यादा मिल जाएगा। आपने नहीं देखा कितनी बार किसान क्या करते हैं, एमएसपी मिल रही है 2,000 रुपए गेहूं की, ठीक है, कई बार किसान सोचते हैं कि कौन साला मगजमारी में पड़ रहा है, ट्राली में भरेगा यहाँ वहां लेके जाएगा, बहुत सारे लोग आते हैं इनडायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फार्म गेट से। आप क्या है, अपने जो खेत है, खेत से आप फसल नहीं बेच सकते हो, आपको मंडी से बेचना पड़ेगा, खेत से फसल बेचना इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसको आप लीगल करने वाले थे, बट इनडायरेक्टली लोग क्या करते हैं, पता चला कोई बड़ा किसान है, उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ट्रक भर के भी चीजें ले जा सकता है यहाँ से वहां, तो किसान क्या करते हैं, 2,000 का रेट है, पता चला 1,800-1,900 में उसको के भाव अपनी फसल बेचती, कि कौन वहां तक मगजमारी में पड़ रहा है, तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो एक ये भी एंगल आप सोचो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो ब्रीच नहीं होगा बार बार।
और जो गेम आपका शेयर मार्केट में चल रहा है, आप देखो ना शेयर मार्केट में जो बाय बाय ऑप्शन पुट ऑप्शन जो रहता है, हालांकि ये सब आपके काम का नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बट एक ऑप्शन ऐसा होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट में भी, बाय ऑप्शन पुट ऑप्शन, बैंक भी यूज करते हैं इस टाइप के ऑप्शन को, तो वो कैसे यूज कर पा रहे हैं? ठीक है। हाँ बट क्या है, अगर आप अननेसेसरी, जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 का, वहां पर ये हुआ था कि इंश्योरेंस कंपनी ने अत्त मचा दी थी, हर चीज का इंश्योरेंस भर मारा था उनने, कोलेट्रल पे इंश्योरेंस, उसके कोलेट्रल के कोलेट्रल पे इंश्योरेंस, मतलब जैसे कि अभी अडानी ने करा, अडानी क्या कर रहा था, अभी अडानी अपनी जो सिक्योरिटीज थी, अडानी के जो बॉन्ड थे, उसके बॉन्ड पे पैसा उठा रहा था, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी इश्यू कर रहा। अब आप ये मान के चलो, बैंक जैसे आप बैंक हो, आपने अडानी को पैसा दिया, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी पे, और अब ये जो आपका सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी से आपने किसी दूसरे से पैसा ले लिया, अब उसके पास सिक्योरिटी आ गई, उसने सिक्योरिटी पे किसी तीसरे से पैसा ले लिया, सेंटर पॉइंट में अडानी इंडस्ट्री आ गई है। अब अगर इसकी बैंड बजेगी तो इतने सारे लोगों की बैंड बजेगी। मोटा मोटा यही हुआ था 2008 में भी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो गेम होता है ना, ये खतरनाक हो जाता है कि आप सिक्योरिटी को और सिक्योरिटाइज सिक्योरिटाइज करते जाओ, तो यहां पर लगाम कसने की जरूरत होती है। है, बहुत सारे लोगों को आई थिंक समझ नहीं आया होगा ये क्या हुआ है, बट ये अपने को पढ़ना भी नहीं है, ये ना बहुत ज्यादा लेवल की चीज आएगी, फिर ये यूपीएससी के लेवल की बात हो जाएगी, जो कि अभी आपको जरूरी नहीं है, हमारा फोकस उससे हट जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं, तो कॉटन का मेजर ग्रोइंग एरिया से है, और कॉटन का प्रोडक्शन आप देखो सबसे ज्यादा खरगोन में हुआ, फिर खंडवा में, फिर बड़वानी में। ओके, 3.4 लाख टन खरगोन में, वन लाख टन के आसपास खंडवा में, और 75,000 टन बड़वानी में। दिस इज 2021 फिगर, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन इन एमपी 2020 में 11 नंबर का आया। अब 11 नंबर का आया है, 11 नंबर में डाटा मैंने आपको कितना दिया है, ये देखो, मैंने आपको सिर्फ 2 पेज दिए हैं। अब क्या करोगे, ये डाटा है आपके पास, सिर्फ इतना डाटा है, इसको 11 नंबर में घुसाना है। हाँ 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 भाई, आपको ना मैं बता रहा हूँ लिमिटेड, हाँ, आपको लिमिटेड डाटा ही है आपके पास, और उस लिमिटेड डाटा को आपको क्वेश्चन के आंसर में उसके हिसाब से लिखना, ये अब आपकी जादूगरी है कि आप इसको कैसे एड्रेस करते हो, इस क्वेश्चन को 11 नंबर में कैसे एड्रेस करोगे। डाटा वही है, उतना डाटा लिखोगे, इससे ज्यादा यू कैन नॉट रिमेम्बर, इतना भी याद रह जाए तो हाँ बहुत है। बट इसमें फिर आप यही कर सकते हो, इसमें बढ़िया से आप यहां पर आप ये कर सकते हो कि क्या कहते हैं, एक एक कॉलम में आप कॉटन रिजर्व के बारे में बताना, उसके बाद अलग से आप उसके प्रोडक्शन के बारे में बताना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप अच्छी सी इंट्रोडक्शन देना, बॉडी में इन दोनों के बारे में अलग अलग लिखोगे, अच्छा खासा हो जाएगा, थोड़ा सा मैप बना दिया, एरिया बता दिया। उसके अलावा ज्यादा सा है तो एक स्टेप आगे जाके यील्ड बता देना, ठीक है। और जो लेटेस्ट, जो अभी जैसे आपका टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बन रहे हैं, उससे कनेक्ट कर देना इसको, जो गवर्नमेंट लेटेस्ट स्कीम वगैरह आ रही है, 1-2 पॉइंट वहां से आ जाएंगे, तो एक अच्छा सा आंसर आपका तैयार हो जाएगा इसमें। और इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ना आपको इकोनॉमी तैयार करनी है एग्जाम में फाइनल, और ना सिर्फ एक पेपर देना है, आपको लगातार में पेपर देने हैं, तो परफेक्ट आंसर कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा लंबी खिंच गई हैं क्लासेस, चलो अब थोड़ा सा तेज करते हैं, ठीक है। शुगर केन, बेसिकली मैक्सिमम चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी। अगर शुगर केन की बात आपको करोगे तो इट इज ऑल्सो कमर्शियल क्रॉप ऑफ एमपी, इट इज ऑल्सो खरीफ क्रॉप, बट प्रोडक्शन वाइज इतना ज्यादा नहीं है, और धीरे धीरे कमी हो रहा है इसका प्रोडक्शन। इट इज ग्रोन मोस्टली इन द नर्मदा वैली एंड मालवा, ठीक है। नर्मदा वैली वाई, शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ water. Sugarcane requires a lot of water. Narmada Valley is, you can find water here, ठीक है। इसलिए एक रीजन ये है कि नर्मदा वैली एक मेजर ग्रोइंग एरियाज बन जाता है आपका। बट शुगर केन के साथ दिक्कत ये है कि एक बार अगर ये उग गया तो आप रटूनिंग होती है शुगर केन की फार्मिंग। रटूनिंग मतलब आप सिर्फ उसकी बर्ड्स काटते जाओ, गन्ना आया ऊपर से आपने काटा, फिर वो बढ़ जाएगा, तो एक पौधा आपका 3-4 साल तक फसल देगा। रटूनिंग मतलब ये होता है कि जैसे ये फसल, जैसे ये आपकी सॉइल है, और ये आपका सोयाबीन निकल, ये सोयाबीन बोल रहा हूँ, ये शुगर केन निकला, तो ये ऐसी बर्ड्स में निकलता सोयाबीन, आपने देखा वो शुगर केन, तो इसको आप काट लो, यहाँ से काट लो, तो अगले बार फिर ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा अगले सीजन में, तो इसको रटूनिंग बोलते हैं। तो रटूनिंग इज एसोसिएटेड विद दिस शुगर केन। नाउ इन 20
21 इट्स टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन देखो बहुत कम है, 95,000 हेक्टेयर, 1 लाख हेक्टेयर भी नहीं है 2020 में। और प्रोडक्शन वाज 54.5 लाख टन। ठीक है। मेजर एरियाज नरसिंहपुर, खरगोन, ठीक है, सीहोर, उज्जैन, मुरैना। तो नरसिंहपुर, खरगोन और दतिया है इसके मेजर। और उसमें भी आप ये देखो एक कंसंट्रेटेड एरियाज है नरसिंहपुर का। सीहोर यूर में भी थोड़ा बहुत होता है सीहोर के आसपास के एरियाज में, पर नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा है। तो आप ये देखो दतिया थर्ड हाईएस्ट है। दतिया में कितना, 5,000 हेक्टेयर में 27,000 टन। तो आप ये सोचो सीहोर यूर में कितना होता होगा जब 5 हेक्टेयर सिर्फ यहीं पे आ रहा है। तो नॉट सिग्निफिकेंट, बट हाँ होता है, क्योंकि सीहोर के आसपास भी आपको शुगर इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। बट अब प्रोडक्शन वाइज इतना कम हो रहा था ना कि बंद होती जा रही है इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि शरद पवार का नाम सुना है आपने? शरद पवार, शरद पवार जी महाराष्ट्र एनसीपी के हेड। शरद, ही वाज शुगर केन, ही इज शुगर केन किंग ऑफ महाराष्ट्र। ये कोल्हापुर वाले रीजन में ही वाज अ वेरी पावरफुल फिगर इन महाराष्ट्र। तो ऑल ओवर इंडिया के वो शुगर किंग, शुगर केन किंग है। जो बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में वो उनके हैं, उनके अंडर में है। तो एक बहुत डोमिनेंट फिगर है महाराष्ट्र पॉलिटी का वो।